हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पुराने समय की जो बुक्स हैं उन बुक्स से हमको पुराने समय की क्या क्या जानकारी मिलती हैं और बरियल्स जो हैं उनके थ्रू हमें क्या जानकारी मिलती है। बरियल्स मतलब होता है दफन किया हुआ, मतलब ज़मीन के अंदर गाड़ा हुआ, ठीक है ना। तो ये जो बरियल्स हैं वो जब आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई करने पर मिले तो उनसे क्या क्या जानकारी मिली या वो हमें पहले इतिहास के बारे में क्या क्या कहते हैं, ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर का कंटेंट बता दूं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, वेदास। मतलब हमारे इतिहास में जो सबसे कहना चाहिए दुनिया की सबसे पुरानी किताबें जो हैं, जिनको दुनिया की सबसे पुरानी किताबों की श्रेणी में रखा गया है, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम है वेदास, है ना। आपने भी वेदास के बारे में सुना होगा, वेद जो बुक हैं उनको पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। तो आज हम उन चारों वेदों के बारे में पढ़ेंगे या इन वेदास के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद हम संस्कृत लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज को भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर लाइफ्स ऑफ वेरियस पीपल, अलग अलग लोगों के जीवन शैली के बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद साइलेंट सेंटिनल्स, स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स के बारे में भी पढ़ेंगे। साइलेंट सेंटिनल्स मतलब होता है, साइलेंट मतलब होता है खामोश, सेंटिनल्स मतलब होता है पहरेदार। तो आज हम ये खामोश पहरेदार जो स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। क्लोज़र लुक में हम इनाम गांव के बारे में पढ़ेंगे और एल्सवेयर में हम चाइनीज़ सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, जो कौन सी है, वेदास, ठीक है ना। तो देयर आर 4 वेदास। मैंने आपको पहले बोल दिया था कि 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है ना। तो ये हमारे सबसे ओल्डेस्ट बुक के अंतर्गत आते हैं ये चारों वेद। इनमें सबसे जो पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है, जिसको लगभग 3500 ईयर्स जो ओल्ड है, ठीक है ना, सबसे ओल्डेस्ट वेद माना गया है। इट हैज़ 1000 हिम्स कॉल्ड सूक्त। इसमें हजारों की संख्या में हिम्स हैं जिनको हम सूक्तियाँ भी कहते हैं, भजन भी कहते हैं। और ये हिम्स जो हैं, ये सूक्त जो हैं, वो उस समय में क्यों भजन ये गाए जाते थे, उस समय में ये इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेस, मतलब अनेक देवी और देवताओं के प्रेज में, मतलब उनके लिए ये भजन गाए जाते थे, इन प्रेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस, ठीक है ना, ये हिम्स। और उस समय मतलब कहना चाहिए मुख्य रूप से 3 जो गॉड हैं उनको उनकी वर्शिप की जाती थी। पहला अग्नि, दूसरा इंद्र और तीसरा सोम। तो अग्नि कौन से गॉड होते थे? अग्नि जो होते हैं वो गॉड ऑफ फायर होते हैं ना, अग्नि देवता, तो ये गॉड ऑफ फायर। फिर इंद्र गॉड ऑफ वेरियर जिन्हें बोला जाता है ना, जो कि पानी या बारिश के जो वो होते हैं देवता। और सोम, तो सोम जो है वो एक कहना चाहिए प्लांट, एक स्पेशल प्लांट का वो है
जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती है और जिसको हम हेम्प या भांग भी बोलते हैं। ये जो ऋग्वेद में जो 1000 हिम्स हैं, ये हिम्स जो हैं वो ऋषि और सेजेस मतलब इनको जो है किन के द्वारा कंपोज्ड किया गया है, ऋषि मुनियों के द्वारा। पुराने समय के जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे, सेंट होते थे, साधु संत होते थे, उन्होंने ये हिम्स को कंपोज्ड किया है। इसके अलावा सम हिम्स जो हैं वो वुमेन है ना, औरतें भी इनको कंपोज्ड की हैं। और ये जो वेदास हैं, ये वेद जो हैं वो उनको वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है ना। ये जो वेद जो लिखे गए हैं ये बहुत साल पुरानी बात है, तो इनको वैदिक संस्कृत में लिखा गया है और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हुए हैं। जो इसके कहना चाहिए भजन या इसके जो सूक्त हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जो फॉरवर्ड हुए हैं वो बाय माउथ हुए, मतलब ओरली गा गा के जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे ये पहुँचे हैं हिम्स, ठीक है। इसके बाद ये जो वेदास हैं वो इनको सेवरल सेंचुरीज लेटर मतलब बहुत सेंचुरीज पहले ही ये लिखे जा चुके हैं, ठीक है ना। कई सालों पहले इनको लिखा जा चुका है इन वेदों को, लेकिन इसका जो प्रिंट फॉर्म है वो लगभग 200 साल पहले ही आया है, ठीक है ना। तो अभी हमने इसमें वेद के बारे में पढ़ा, अब आगे हम संस्कृत और अदर लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड इंडो यूरोपियन। मीन्स संस्कृत जो है वो पार्ट थी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की। क्यों? विच ऑल हैव सिमिलैरिटी इन देयर स्ट्रक्चर और वर्ड्स। स्ट्रक्चर और वर्ड्स में सिमिलैरिटी होने के कारण संस्कृत जो है वो पार्ट ऑफ द फैमिली थी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की, ठीक है ना। इसके अलावा इसी लैंग्वेज के और भी पार्ट थे, असमीज़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। ये भी आर इंडियन लैंग्वेज, ये जो इंडियन लैंग्वेज थी ये भी कहना चाहिए इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की पार्ट थी। इसके अलावा इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश, ये भी जो हैं ये सारी लैंग्वेज भी पार्ट ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेज जो थी वो बिलोंग करती थी टिबेटो बर्मन फैमिली से, और तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये जो थी वो द्रविडियन जो है फैमिली, इस फैमिली से बिलोंग करती थी। और झारखंड एंड सेंट्रल इंडिया की जो लैंग्वेज थी वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली को बिलोंग करती थी। तो ये संस्कृत और अदर लैंग्वेजेस थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे कैटल, हॉर्सेस एंड कैरेट्स के बारे में। तो उस समय बहुत सारी जो प्रेयर्स होती थी है ना, वो प्रेयर्स कैटल, हॉर्सेस, चिल्ड्रन, इनके लिए ये प्रेयर्स होती थी है ना। ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है कि उस समय जो प्रेयर्स होती थी वो प्रेयर जो है कैटल के लिए, हॉर्सेस के लिए या फिर बच्चों के लिए होती थी। और कहना चाहिए इसके साथ साथ उस समय जो हॉर्सेस थे वो टाई किए जाते थे, रथ बनाया जाता था उनको है ना, और वो रथ जो है वो बैटल के लिए यूज़ किए जाते थे, युद्ध के लिए। और ये युद्ध किन कारणों से होते थे? ये युद्ध होते थे कैटल्स के लिए है ना, मवेशियों को जीतने के लिए, या फिर कहना चाहिए जो ज़मीन है उस ज़मीन पर कब्जा पाने के लिए, उसको कहना चाहिए हथियाने के लिए, ज़मीनों को हथियाने के लिए होती थी बैटल्स। फिर वाटर के लिए, पानी के लिए है ना, तो पानी की लड़ाई तो पहले भी होती थी और आज भी होती है ना। तो वाटर के लिए भी जो है वो बैटल्स होती थी। और कैप्चर पीपल,
ठीक है ना। लोगों को भी मतलब कहना चाहिए जिस जगह पे लड़ाई हो रही है तो एक जो है वो युद्ध करते हैं और दूसरी स्टेट को या दूसरे एरिया को अपने अधीन कर लेते हैं ना। तो वहाँ पे लोगों को कैप्चर, उस जगह के फिर जो लोग यानी जो कहना चाहिए जिस जगह के लोग हार जाते थे तो जो विक्ट्री जिनकी होती थी उस जगह के लोग उनको जो है विक्ट्री वाले लोग जो है उस जगह के हारे हुए लोगों को कैप्चर कर लेते थे, ठीक है ना। और वहाँ से जो भी कहना चाहिए वेल्थ या धन संपदा ऑब्टेन्ड होती थी, ठीक है ना, तो उसको कुछ जो है लीडर्स को दे दिया जाता था, रूलर्स रख लेते थे, ठीक है ना। कुछ जो है वो प्रीस्ट जो होते थे उस समय के कहना चाहिए ब्राह्मण या पुजारी वगैरह जो है उनको दे दिया जाता था और रेस्ट ऑफ द मनी जो है वो वहाँ के लोगों में बांट दी जाती थी, ठीक है ना। और कुछ जो मनी है वो यज्ञ जो होते थे, यज्ञ वगैरह जो होते थे, है ना, उन यज्ञ के परफॉर्मेंस के लिए उसको ऑफरिंग के लिए यूज़ किया जा सकता था। घी, ग्रेन, एनिमल्स, है ना, इनको जो वो यज्ञ वगैरह में जो ऑफरिंग होती थी बाकी की वेल्थ को उसमें उपयोग में लाया जाता था। उस समय जो है रेगुलर आर्मीज़ नहीं होती थी, ठीक है ना। जैसे आजकल हम देखें कि धीरे धीरे जब ये कहना चाहिए हमारा जो इतिहास है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे वो उसमें डेवलपमेंट आया, जैसे जैसे वो ज़्यादा सिविलाइज जो है ना, तो इतिहास में भी हम देखते हैं कि अभी जो है हमारे पास क्या होती हैं, आर्मीज़ होती हैं, सेटल्ड आर्मीज़ होती हैं। जो राजा महाराजा होते थे पुराने समय में उनके पास भी ज़मीन जायदाद, आर्मीज़ वगैरह सब कुछ सेट होता था। लेकिन जिस समय की अभी हम बात करें उस समय रेगुलर आर्मीज़ नहीं होती थी। हाँ, असेंबलीज़ होती थी जहाँ पे उस समय के शासक जो हैं वो मिल के डिस्कस करते थे और डिस्कशन करने के बाद वो अपने लीडर्स भी चूज़ करते थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, है ना, लोगों के बारे में। तो 2 टाइप्स ऑफ हायर रैंक्स थी उस समय में, 2 प्रकार की जो हायर रैंक्स हुआ करती थी। एक प्रीस्ट यानी ब्राह्मण, उनको एक रैंक पे रखा गया था, ऊंचे, जिनको सोसाइटी में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था। एंड देन सेकंड राजाज, ठीक है। तो उस समय सेकंड रैंक पे जो थे वो थे सेकंड हायर रैंक होती थी राजा महाराजाओं की, ठीक है ना। लेकिन बाद में हम देख रहे हैं कि राजा महाराजा जो हैं, देखो उनके पास अपना पैलेसेस हैं, अपनी कैपिटल सिटीज़ हैं, वेल्थ हैं, है ना, आर्मीज़ हैं। लेकिन उस समय जो राजाज थे उस समय उन राजाज के पास उनकी खुद की कैपिटल सिटीज़ नहीं हुआ करती थी, खुद की कोई सेट आर्मीज़ नहीं थी, टैक्स वगैरह वाला कोई भी सिस्टम नहीं था। और उस समय जो है वो राजा का जो सन होता था वो ऑटोमेटिकली सक्सीड नहीं होता था। मींस राजा का, जैसे हमने देखा ना बाद में अभी जो हम पढ़ते हैं तो पहले कुछ समय पहले के हमने राजास के बारे में पढ़ा था, तो क्या देखा था कि जो इसके बाद जो राजा हुए उन लोगों के पास अपनी कैपिटल सिटी भी, खुद की आर्मी भी, वो टैक्स भी लेते हैं, रेवेन्यूज़ कलेक्ट करते हैं, है ना। और राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, मतलब वंशानुगत आधार पे उनका कहना चाहिए राजा का बेटा राजा बनता है। लेकिन यहाँ पर राजा के पास कोई कैपिटल सिटी नहीं थी, आर्मीज़ नहीं थी, वो टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे और उनका बेटा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सक्सीड नहीं होता था, मतलब उसका उत्तराधिकारी वो नहीं बनता था। इसके बाद कॉमन पीपल जो थे उन कॉमन पीपल को जन और विश कहा जाता था, है ना। एग्जाम्पल यदुवंशी और चंद्रवंशी, ठीक है ना। हेम्स जो हैं जो कहना चाहिए कंपोज्ड करते थे हेम्स को, उनको आर्यन कहा जाता था और सारी सोसाइटी पर इन लोगों का कंट्रोल होता था। इसके बाद लोअर स्ट्रेटा मींस इसकी जो कहना चाहिए थर्ड रैंक कह जाना चाहिए, जैसे पहली मैंने प्रीस्ट बताई, दूसरी राजास बताई, तो थर्ड रैंक पर हम इसको रख सकते हैं लोअर स्ट्रेटा। मींस इसमें सारे दस्यूज यानी दास, है ना, दस्यूस आए जो कि जब भी वार वगैरह, मैंने बताया था ना कि बैटल होती थी, तो जब भी वार वगैरह में जो राजा जीत जाता था तो जिस राज्य को वो जीतता था तो हारे हुए राज्य के पूरे व्यक्तियों को वो कैप्चर कर लेता था और उन लोगों को फिर वो एज ए दास के रूप में या एज ए स्लेव के रूप में रखते थे। तो ये वार से जिन लोगों को कैप्चर किया जाता था वो कहना चाहिए स्लेव्स के रूप में रहते थे, दास के रूप में रहते थे, और जीता हुआ जो होता था वो उनको अपनी मर्जी से, अपने इच्छा से उनसे काम करवाए जाते थे।
और ये जो स्लेव्स हैं वो उनकी खुद की मतलब प्रॉपर्टी हो जाते थे उन लोगों की, और वो अपनी मर्ज़ी से लोगों से जैसा चाहे वैसा काम करवा सकते थे। जो दस्युज होते थे उनको सेक्रीफाइस और वर्शिप करने का कोई राइट्स नहीं था। और इसके अलावा ये दस्युज जो है वो अपनी डिफरेंट लैंग्वेज भी बोलते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम इसमें पढ़ेंगे साइलेंट सेंटिनल्स। साइलेंट सेंटिनल्स मतलब होता है खामोश प्रहरी या खामोश पहरेदार। ठीक है ना। स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। लिथ्स मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, लिथ्स मतलब होता है स्टोन और मेगा मतलब होता है बड़े बड़े। तो बड़ी बड़ी चट्टानों की कहानी हम पढ़ेंगे साइलेंट सेंटिनल्स में। मेगालिथ्स वर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट इन डेक्कन, साउथ इंडिया, कश्मीर 3000 ईयर्स एगो। लगभग 3000 साल पहले जो भी बरियल साइट थी, मतलब जहाँ पर पुराने लोगों को दफन किया जाता था, उन दफन की हुई जगह को मार्क करने के लिए, मतलब ये बरियल साइट जो है इसको मार्क करने के लिए कि कहाँ पर जो है पुराने लोग जो है वो शव को दफनाते थे, उन कहना चाहिए साइट्स को मार्क करने के लिए मेगालिथ्स जो हैं वो बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था। बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे ताकि वो बरियल साइट्स को मार्क कर सकें डेक्कन और साउथ इंडिया और कश्मीर में। या तो ये मेगालिथ्स जो हैं वो अंडरग्राउंड मिले या फिर ऑन द सरफेस इन मेगालिथ को देखा गया है। और ये बरियल साइट जो हैं इनको मार्क करने के लिए कभी कभी अ सर्कल ऑफ बोल्डर्स और अ लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। कभी कभी क्या किया जाता था, बरियल साइट्स को मार्क करने के लिए जो बोल्डर्स होते थे, पत्थर जो होते थे, उनको सर्कल में रख दिया जाता था, या फिर बड़ा सा जो स्टोन है मेगालिथ जो है वो वहाँ पर रख दिया जाता था कि इसके नीचे जो है कब्र हैं और इसके नीचे लोगों को दफनाया गया है, उसका इंडिकेशन मिल सके। क्लियर। डेड बरियल जो होते थे जिनको मतलब दफनाया जाता था, ज़मीन के अंदर जो कब्रें होती थी, है ना, जहाँ पर लोगों को रखा जाता था, तो वहाँ पर उस समय लोग डेकोरेटिव उनकी मतलब शवों के साथ जो है उनकी डेड बॉडीज़ के साथ जो है उस समय के लोग डेकोरेटिव पॉट्स भी दफन कर देते थे, ज़मीन के अंदर रख देते थे, टूल्स रख देते थे, वेपन्स आयरन के जो वेपन्स होते थे उनको रख देते थे, सिल्वर और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी रख देते थे। और ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि उस समय के लोग ऐसा मानते थे कि इस जीवन के अंत के बाद भी एक नए जीवन की शुरुआत होगी। उस समय के लोग ऐसा मानते थे कि इस जीवन में यदि व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसको मृत्यु की प्राप्ति होती है, तो मृत्यु के बाद भी वो ऐसा मानते थे कि एक नया जीवन आरंभ होगा। और उनको ऐसा लगता था कि उस नए जीवन को आरंभ करने के लिए इन लोगों को वस्तुओं की, चीज़ों की आवश्यकता होगी। इसलिए वो डेड बॉडी के साथ जो है उसका कहना चाहिए दफनाते समय इन चीज़ों को भी उनके साथ दफन कर दिया जाता था। क्लियर। आगे फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब सोशल डिफरेंसेस कैसे पता चले कि इस समय भी सोशल डिफरेंसेस थे, या व्यक्तियों के इनकम में या कहना चाहिए उनकी फाइनेंशियल स्तर पे भी अंतर कहना चाहिए डिफरेंसेस देखने को मिले। देखते हैं हम कैसे पता चला। सम बरियल साइट जो थी उसमें कुछ वैल्यूएबल थिंग्स मिली, मतलब जब उनको खोदा गया तो वो बरियल साइट्स में देखा गया कि जैसे जो चीज़ों को दफनाते थे ना, तो कुछ दफन की हुई लोगों के शवों के साथ जो है दफनाई गई चीज़ों में कुछ वैल्यूएबल थिंग्स मिली और कुछ बरियल साइट्स में ऑर्डिनरी थिंग्स मिली। तो इससे हिस्टोरियंस का ये अंदाज़ा लगाया गया कि जिनके साथ वैल्यूएबल थिंग्स हैं इट मीन्स वो उस समय के वेल्दी पीपल होते होंगे, और जिनके साथ जो है जिनके शवों के साथ जो है ऑर्डिनरी थिंग्स को दफनाया गया वो उस समय के ऑर्डिनरी पीपल होंगे। इसका मतलब है कि उस समय भी डिफरेंसेस होते थे। सम मेगालिथ्स हैड मोर देन वन स्केलेटन, और कुछ मेगालिथ्स जो थी, कुछ बरियल साइट्स थी जो थी, वहाँ पर ये देखा गया कि एक से ज़्यादा स्केलेटन्स मिले, मतलब जो शवों को जो दफनाया गया उनके जो कहना चाहिए स्केलेटन मिले, है ना, हड्डियों का जो ढांचा मिला, उससे ये पता चला कि यहाँ पर एक जो बरियल साइट है वहाँ पर एक नहीं, एक से
ज़्यादा जो है कंकाल जो है वो पाए गए, जो इस बात को इंडिकेट्स करते थे कि शायद ये वो जगह है जहाँ पर एक ही फैमिली को बिलोंग करने वाले लोगों को इकट्ठा जो है, भले ही मतलब अलग अलग उनकी डेथ हुई होगी, लेकिन वो एक ही जगह उसी फैमिली के पर्टिकुलर लोगों को दफनाया जाता था। क्लियर? इसके बाद स्पेशल बरियल एट इनाम गांव, है ना, हम स्पेशल जो है बरियल साइट इनाम गांव के बारे में पढ़ेंगे। तो साइट ऑन रिवर घोड़ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीम, तो ये बरियल साइट कहाँ है, कौन सी रिवर, घोड़ रिवर जो है, जो ट्रिब्यूटरी है भीम कहना चाहिए रिवर की, वो वहाँ पर ये साइट है। और ये लगभग 3600 ईयर्स से लेके मतलब बिटवीन जो कहना चाहिए 2700 ईयर्स एगो मानी जाती है। और यहाँ पर इस साइट में जो बरियल साइट है, इसमें ये देखा गया है कि जितने भी एडल्ट लोगों को यहाँ पर जो दफनाया गया, शवों को जो बरीड किया गया, तो उनको स्ट्रेट दफनाया जाता था। और स्ट्रेट दफनाने जाने के साथ साथ उन लोगों का जो फेस होता था वो फेस जो है नॉर्थ साइड होता था, है ना, उनके हेड को जो होता था, हेड उनको उस हेड को नॉर्थ साइड रखा जाता था और उनको स्ट्रेट दफनाया जाता था। इसके अलावा एक और कहना चाहिए जो बरियल साइट थी, उनमें देखा कि एक मैन जो है उसको बरीड किया गया 4 लेग्ड क्ले जार में, मतलब जो ज़मीन के अंदर 4 लेग्ड क्ले जार जो था उसमें उसको रखा गया। और 5 रूम हाउस, एक हाउस था जिसमें 5 कमरे थे, 5 रूम हाउस के आंगन में उस व्यक्ति को नीचे दफनाया गया था। ठीक है, तो ये हमारा हुआ स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल अस, कि जो पुराने समय के जो स्केलेटन जो थे, है ना, वो कैसे बताते थे टू फिगर आउट जेंडर ऑफ स्केलेटन, कि मतलब जो स्केलेटन है वो किस प्रकार ये बताने में कहना चाहिए हिस्टोरियंस को मदद करते थे कि वो स्त्री का है कि पुरुष का है। तो बोन स्ट्रक्चर जो होते हैं उसके ज़रिए वो इस बात का पता लगा लेते थे, क्योंकि हिप और पेल्विक एरिया जो होता है, ये माना जाता है कि हिप और पेल्विक एरिया जो होता है वो वुमेन का जो होता है वो मैन से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वुमेन्स जो होते हैं उनको चाइल्ड को कहना चाहिए रखना पड़ता है, तो वो वुमेन जो होता है उनका पेल्विक एरिया जो होता है वो मैन से बड़ा होता है। तो इस तरीके से वो कहना चाहिए स्केलेटन से जेंडर फाउंड कर लेते थे। और 2000 ईयर्स एगो जो है उस समय एक फिजिशियंस भी आए कहना चाहिए जिनका नाम था चरक, है ना, और जिन्होंने अपनी मेडिसिन के बारे में किस में लिखा, चरक संहिता के बारे में। और उन्होंने ये बताया भी उस समय कि एक मनुष्य के शरीर में 300 बोन्स होती हैं। हालांकि अभी के जो हमारा मॉडर्न वो जो है उसके अकॉर्डिंग हड्डियाँ केवल 206 हैं, लेकिन उस समय जो है चरक जो थे उन्होंने हड्डियों के बारे में 300 बोन्स के बारे में बताया। और उनका कैलकुलेशन इसलिए 300 तक था क्योंकि उन्होंने उसमें टीथ और जॉइंट जो होते, जैसे ये है ना जॉइंट, है ना, ये और ये इसको जोड़ने वाला जॉइंट, तो उन्होंने जॉइंट को भी इसमें काउंट किया था। लेकिन अभी जो है अभी ये टीथ और जॉइंट जो है वो बोन्स में काउंट नहीं किए जाते, इसलिए इनकी संख्या अभी मॉडर्न में 206 है ना। इसके बाद एल्सवेयर है, ये आपका लास्ट है इस चैप्टर का। एल्सवेयर में लगभग कहना चाहिए 3500 ईयर्स एगो जो है चाइना में भी राइटिंग के प्रमाण मिले हैं, कुछ एविडेंस मिले हैं, है ना। ये देखा गया है कि वो जो है एनिमल्स बोन्स पे लिखते थे, ठीक है ना, और एनिमल बोन्स यानी जानवरों की हड्डियों पे लिखते थे। और इन बोन्स को ओरेकल बोन्स मतलब होता है भविष्यवाणी कहने वाली हड्डियाँ जो हैं, ठीक है ना, वो कहा जाता था। और इसमें जो है भविष्यवक्ता जो है वो प्रिडिक्ट करते थे, मतलब वो राजा जो है उन लोगों से उस समय लिखवाते थे और पूछते थे, सवाल पूछते थे, हड्डियों पे लिखवाते थे और सवाल पूछते थे भविष्यवक्ता से कि कहना चाहिए क्या वो युद्ध जीतेंगे या उनके यहाँ बेटे का जन्म होगा या नहीं। तो इस तरीके के वो उनसे सवाल पूछते थे और वो जानवरों की हड्डियाँ जिनको ओरेकल बोन्स कहते थे, भविष्य बताने वाली हड्डियाँ, उनमें लिखते थे उन
सवालों को और उसके बाद उनको वो आग में डाल देते थे। आग में तब के वो हड्डियों में दरारें पड़ जाती थी और उन दरारों को देखकर भविष्यवक्ता जो है वो अपनी भविष्यवाणी करते थे, हालांकि वो भविष्यवाणी अनुमानित ही होती थी, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है उस समय किंग्स जो हैं वो अपने महल बना के, पैलेस बनाकर रहते थे और उनके पास बहुत अधिक वो संपदा और संपत्ति को इकट्ठा करके भी रखते थे, ठीक है। तो आज मैंने आपको हिस्ट्री का चैप्टर 5 बुक्स और बैरियर टेलर्स ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया है ना। आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।